मैं डिटरमिन कर चुकी थी कि मुझे एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है। एक काफ़ी वेल सेटल्ड जॉब जहाँ पर मुझे करीब करीब 15 लाख रुपए की सैलरी मिल रही थी, उसको छोड़ के मैंने सोचा अब इसे फुल टाइम करते हैं। इंडिया में लोग सोचते हैं फ्री का है मतलब बेकार ही होगा। अब हम 2014 पे आए थे तो हमारा चैनल का ग्रोथ भी काफ़ी ठीक चल रहा था। मैं चाहती थी कि क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुँचे, बट अब ये सवाल आ रहा था सामने कि क्या वो इम्पैक्ट हो रहा है, और जवाब था हेलो एवरीवन, मैं रोशनी लर्नो हब से। मैं पली बढ़ी हूँ धनबाद में, जो कि झारखंड में है। अभी एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से हूँ, जहाँ पर हमारे अधिकतर रिश्तेदारों के बच्चे जो लगभग मेरी एज ग्रुप के थे, वो सभी बंगाली मीडियम स्कूल्स में जाते थे। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें, और इसी वजह से हमने अपने हैसियत के हिसाब से एक पड़ोस के छोटे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा एडमिशन कराया गया। और बचपन के इस दौर से ही मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। इनफैक्ट जब मैं क्लास 6-7 में थी, बहुत बार ऐसा होता था मेरे से एक क्लास जूनियर जो बच्चे होते थे, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता होता था तो मैं उन्हें समझाती थी, और मुझे ऐसा इसलिए लगता था कि मैं अच्छा समझा रही हूँ क्योंकि उन्हें समझ में आ जाती थी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद ये जो पैशन था पढ़ाने का, ये शुरू से ही था। यहाँ पर मैं पैशन के ऊपर कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर ही ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि पैशन है क्या, मेरा पैशन क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगी कि आप वो करो जो आपको करना अच्छा लगता है, जो करने में मज़ा आता है। जब आप वो करोगे ना, तो जो आप कर रहे हो वो करने में मज़ा आएगा, और जो चीज़ करने में मज़ा आता है ना, उसमें आप अच्छा करते हो, एक्सेल करते हो, और वही आपका पैशन बन जाता है। तो चलो वापस आते हैं मेरी कहानी पे। अब पढ़ाने का शौक था। स्कूल में बोर्ड्स किए, स्कूल में मैं टॉपर रही। उसके बाद 12th करने के बाद मेरा डीयू में एडमिशन हो गया। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। मैं हंसराज कॉलेज में पढ़ रही थी। फिजिक्स में मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इनफैक्ट कॉलेज के दौरान भी बहुत बार ऐसा होता था कॉलेज में, राइट, कि फ्रेंड्स के साथ हम ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी मेरी जो समझाने की स्किल थी उसे मेरी फ्रेंड्स काफ़ी तारीफ़ करती थी। इनफैक्ट जब मैं दिल्ली में थी तो मेरी नीस जो दिल्ली में ही रहती थी, बहुत बार छुट्टियों में उनके यहाँ जाती थी, तो वो उस समय कुछ क्लास 4-5 में पढ़ती थी, तो उसके होमवर्क में काफ़ी मदद करती थी। तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिलती थी कि मैं काफ़ी अच्छा समझा लेती हूँ। तो ये जो बात थी ना कि शायद मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, ये चीज़ मेरे दिमाग में तभी भी थी जब मैं कॉलेज में थी। ऐसे करते-करते कॉलेज ख़त्म हुई। फिर मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई। मेरी विप्रो में जॉब लग गई एज़ अ क्वालिटी एनालिस्ट। मैं बैंगलोर चली गई, जॉब करने लगी। फिर मैंने लगभग साढ़े 6 साल आईटी सेक्टर में जॉब किया एज़ अ क्वालिटी एनालिस्ट, पहले विप्रो में, बाद में एचपी में, ह्यूलेट पैकार्ड में। बट कहीं न कहीं मन में बात वही थी कि मुझे पढ़ाना था, और मुझे कुछ ऐसे पढ़ाना था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकूँ। अब चूँकि मैं आईटी में थी, तो कहीं न कहीं लगता था कि व्हाई नॉट मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बहुत बार इस बारे में मैं अपने हस्बैंड के साथ भी डिस्कस करती रहती थी कि व्हाट कुड वी डू, कि जिससे मैं पढ़ाऊँ और बहुत से लोगों को रीच कर सकूँ। तो इसी दौरान मैं बात कर रही हूँ 2011 की। 2011 में यूट्यूब जो था एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म मेनली यूज़ होता था फॉर एंटरटेनमेंट एंड म्यूज़िक। तो हमने सोचा व्हाई नॉट मेक यूज़ ऑफ दिस प्लेटफ़ॉर्म टू टीच। तो शौक तो था ही, तो जॉब कर रही थी तब, उसी के साथ-साथ ऐसे ही अपने शौक की वजह से सिर्फ कुछ फिज़िक्स के वीडियोज़ बनाए, एक चैनल बनाया, उसका नाम रखा एग्ज़ाम फ़ियर वीडियोज़। नाम बड़ा ही अलग था, एग्ज़ाम फ़ियर। तो चलो इसी तरीके से वो चैनल बना, वीडियोज़ बनाने शुरू किए, कुछ 2-4 वीडियोज़ बनाए थे। अब आप सोचो 2011 उस टाइम पर ना, लर्निंग कंटेंट इंडिया में तो एटलीस्ट यूट्यूब पर इतना था नहीं, और यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत कम थे, क्योंकि उस टाइम पे कहाँ इतनी ऑनलाइन लर्निंग का इतना ज़्यादा सीन था भी नहीं, राइट? लेकिन मैं ऐसा नोटिस कर रही थी कि जो भी 2-4 थोड़े बहुत बच्चे भी देख रहे थे ना, वो कमेंट ज़रूर छोड़ रहे थे चैनल पे कि उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है, मतलब ये कमेंट मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मुझे मिला था अपलोड के फर्स्ट वीक के अंदर ही। तो एक बच्चे ने लिखा था कि मैम व्हाट यू कुड एक्सप्लेन इन 10 मिनट्स माय टीचर कुड नॉट डू इन अ वीक। और आप सोच सकते हो उस समय किसी ने ऐसा लिख दिया, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या ही कर डाला, राइट? तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फीलिंग आई कि जो चीज़ मैं शायद अपने शौक से कर रही थी, दैट वाज़ एक्चुअली बेनिफिटिंग समबडी ऑन द अदर साइड। उसमें सच में किसी को इम्पैक्ट हो रहा था।
तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड थी और मैं थोड़े-थोड़े वीडियोस बनाने लग गई। शुरुआत का टाइम था, जैसे कि मैं बता रही थी, उस समय तो इतने लर्निंग कंटेंट थे भी नहीं, तो इतने लर्निंग मतलब कंटेंट बनाने के भी ना इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे, कोई इतना तामझाम नहीं था। मैं अपने घर के ही एक रूम पर वीडियोस बनाती थी। तो हस्बैंड के एक फ्रेंड के थ्रू एक पेन टैब आया, एक छोटा-सा माइक आया, उसी सेटअप के साथ बनाते थे। उसमें भी बहुत स्ट्रगल्स थे, क्योंकि हमारा वो जो घर था ना, रेंटेड हाउस था, जो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर था। तो हमेशा ऑटो की आवाज़, एक ऑटो भी गया तो पूरा घैं आवाज़ होगा, तो मतलब वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल था। ऊपर से मैं ऑलरेडी 9 टू 5 जॉब पे थी, तो मोस्टली मैं रात को लेट नाइट शूट करती थी, या फिर बहुत बार सुबह 4 बजे उठ के भी मैं वीडियो शूट किया करती थी। तो इस तरीके से वीडियो शूट करने की, जो वीडियोज़ बनाने की जो जर्नी थी, वो शुरू हुई और वो काइंड ऑफ चलती रही। एग्ज़ाम फ़ियर वीडियोज़ के नाम से चैनल भी चल रहा था, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम, अब शुरू किया था 11th-12th के फ़िज़िक्स से, फिर बच्चे कहने लगे कि मैम आप केमिस्ट्री के भी बनाओ, आप 9th-10th के भी बनाओ। तो ऐसे करते-करते ना इट वाज़ लाइक बच्चे बोलते गए, मैं करती गई, और ऐसे इस तरीके से चीज़ें होती रहीं। अब यहाँ पर अगर मैं फिर से देखूँ मुड़ के उस टाइम को, तो मुझे लगता है बहुत बार हम सभी के साथ, शायद आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा, आई एम प्रिटी श्योर, कि हम सोचते बहुत कुछ है, कि हमारे दिमाग में ना ऐसे ही बैठे-बैठे कॉफ़ी पीते-पीते बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा तो वैसा होगा। बट क्या हम उन आइडियाज़ को, या फिर क्या हम उन सोच को, उसको क्या हम एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं? दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का आइडिया है, कुछ भी ऐसा है जो आप करना चाहते हो, आपको पसंद है, बट आप सिर्फ सोचते ही रह जाओगे, तो आप ज़िंदगी भर सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। सो यू हैव टू एक्ट, एंड यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। अभी आप करो, उसको एग्ज़ीक्यूट करके देखो तो सही। हो सकता है आप सक्सेस हो जाओ, हो सकता है आप फेलियर भी हो जाओ, बट वो बात की बात है, देखी जाएगी। नहीं भी हुआ तो आई डोंट थिंक यू हैव एनीथिंग टू लूज़, राइट? तो कम से कम आई वुड से, जो भी चीज़ है आपके दिमाग में, आप करना चाहते हो, आप में किसी चीज़ का शौक है, कोई आइडिया है, उसको एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट, एक बार करके देखो। फिर आपको पता लगेगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं करती रही। 2014 के आसपास मुझे ऐसा लगा कि अ, बच्चों का जो रिव्यू था, या जो भी फीडबैक था, वो काफ़ी अच्छा जा रहा था। बच्चों की डिमांड बहुत बढ़ रही थी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास बैंडविड्थ इतना नहीं हो पा रहा था कि मैं इतना कंटेंट बना सकूं, क्योंकि मैं अकेले कंटेंट बना रही थी और मेरी एक फुल टाइम जॉब भी थी। सो 2014 में मैंने एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया। उस टाइम के हिसाब से एक वेल सेटल्ड आईटी जॉब मैंने रिज़ाइन कर दी, जहाँ पर मुझे करीब-करीब 15 लाख रुपए की सैलरी मिल रही थी। उसको छोड़ के मैंने सोचा, अब इसे फुल टाइम करते हैं। तो इस तरीके से एग्ज़ाम फेयर वीडियोज़ में मैं फुल टाइम कंटेंट बनाने लगी। अब चूँकि मेरे पास पूरा दिन होता था, तो मैं पूरे दिन कंटेंट बना रही होती थी, तो जो वीडियोज़ के जो वॉल्यूम थे, वो काफ़ी बढ़ गए, बिकॉज़ अब मेरे पास काफ़ी टाइम होता था, तो मैं काफ़ी वीडियोज़ बनाने लगी। और बच्चों का जो रिस्पॉन्स था, अब धीरे-धीरे, अब आप ये देखो कि अब हम 2014 पे आए थे, तो हमारा चैनल का ग्रोथ भी काफ़ी ठीक चल रहा था, क्योंकि स्प्रेड हो रहा था वो वर्ड ऑफ माउथ से। बच्चे देख रहे थे, वो दूसरों को बता रहे थे, वो भी देख रहे थे और उन्हें पसंद आ रहा था, वो मुझे और रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं और कंटेंट बना रही थी, कि मैं चाहती थी कि क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुँचे। बट अब ये सवाल आ रहा था सामने कि क्या वो इम्पैक्ट हो रहा है? और जवाब था हाँ, क्योंकि अब हमें ये पता चलने लग गया था, अब वो इम्पैक्ट की जो स्टोरीज़ है ना, वो हम तक आने लग गई थी। जैसे मुझे याद है 2017 में दीपल जैन, देखो नाम भी याद है मुझे, क्योंकि ये सारी कहानियाँ दिल के काफ़ी करीब है। दीपल जैन नाम की मध्य प्रदेश की एक बच्ची थी, जिन्होंने पूरे स्टेट में बायोलॉजी में टॉप किया था। तो उसकी आर्टिकल निकली थी टाइम्स ऑफ इंडिया पर, जिसमें उसने कहा था कि उसने कभी कोई कोचिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी, उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे वीडियोज़ देखे थे। तो जब मैंने उसकी उस आर्टिकल में देखा कि उसमें मेरा नाम था, कि रोशनी मैम के वीडियोज़ देखकर ही मुझे ये हासिल हुआ, तो एक एक अलग सी अचीवमेंट, ये सिर्फ़ उसकी अचीवमेंट नहीं थी, ये साथ ही साथ मेरी भी अचीवमेंट थी। इसी तरह एक बार, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इस बारे में ज़िक्र कर रही थी, कि एक बार मैं बैंगलोर में डीमार्ट गई थी, तो वहाँ पर मुझे एक बच्चा मिला, मतलब एक्चुअली आई वाज़ बिज़ी शॉपिंग, तो मतलब हम सामान उठा रहे थे। अचानक से एक लड़का आया और उसने मेरे पैर छू लिए। मतलब मेरे से तो हाइट में वो काफ़ी बड़ा ही था, तो मतलब मैं एकदम से घबरा सी गई कि अचानक से कौन आ गया। और फिर पता चला वो बच्चा 12th का बोर्ड करके उस समय बैंगलोर में आया हुआ था। उसने बताया कि उसे कुछ ब्रेन में कुछ उस प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से बैंगलोर में उसकी सर्जरी हुई थी, और वो फॉलो अप के लिए वहाँ पे आया हुआ था।
उस बच्चे की कहानी ये थी कि जब वो 12th में था, उसकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, जिसकी वजह से वो स्कूल जा नहीं पाता था। तो वो कंप्लीटली हमारे वीडियो कंटेंट पे रिलाई कर रहा था। हमारे वीडियो कंटेंट पे रिलाई करते हुए उसने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए और उसके 85% नंबर भी आए। तो जब बच्चे ऐसी कहानियाँ शेयर करते हैं, तो आप खुद सोचो, मतलब वो बच्चा मेरे सामने था और वो अपनी ये कहानी बता रहा था। इनफैक्ट उसके साथ उसकी बड़ी बहन थी, जो मुझे ये कह रही थी कि मैम इसने ना अपने रूम में, वो आसाम का लड़का था जो बैंगलोर आया हुआ था उस टाइम पे। तो वो बता रही थी कि इसने अपने कमरे में ना कोई न्यूज़पेपर कटिंग से आपकी फ़ोटो निकाल के उसको चिपका रखा है। ये आपको एकदम बहुत ज़्यादा मानता है। तो जब ऐसी कहानियाँ सामने आती है ना, तो लगता है कि ये जो पूरा जो एफर्ट है ना, इट इज़ डेफिनिटली वर्थ इट। क्योंकि जो बच्चे हैं, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत थी। और जैसे-जैसे बच्चों को हमारे बारे में पता चलते रहा, वैसे-वैसे हमारी भी ग्रोथ होती रही। 2015 के आखिरी-आखिरी के तक हमें हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर थे। आज की डेट पे जब मैं ये बोल रही हूँ, शायद आपको लगेगा 1 लाख सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट हर यूट्यूब चैनल पे होता है, बट तब ऐसा नहीं था। उस समय यूट्यूब पर लर्निंग चैनल, मतलब यूट्यूब पर पढ़ने के लिए आते ही बहुत कम बच्चे थे, राइट? जो सीरियस लर्नर्स हों। तो 1 लाख सब्सक्राइबर होना भी एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर, तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। मैं भी काफ़ी खुश थी। लेकिन एक वो कहते हैं ना, जीवन की सच्चाई होती है कि लाइफ इज़ अ साइन कर्व। आप खुश हो, बहुत अच्छी बात है, बट खुश के बाद कभी न कभी आप दुखी भी होगे ही किसी न किसी कारण से, है ना? तो अगर सुबह हुआ है तो रात होगी ही, रात हुई है तो सुबह होगी ही। तो कुछ वैसी ही कहानी मेरे साथ भी हुई। तो 2017 के ही बाद से एक ऐसा फेज आया मेरी लाइफ का, जिसमें आई वेंट थ्रू माई मैटर्निटी। खुद के कुछ पर्सनल ऑब्स्टिकल्स आए, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कंटेंट बना नहीं पाई। और अभी तक जो मेरी कहानी रही, उसमें क्या था कि आई वॉज द ओनली कंटेंट क्रिएटर, मैं, मुझे ही कंटेंट बनाना था। बट अब इन चीज़ों की वजह से कुछ टाइम तक मैं कंटेंट रेगुलरली बना नहीं पाई। और जैसे ही आप कंटेंट नहीं बनाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसका कॉन्सिक्वेंस भी दिखने लगता है। तो अब तक जो था, जब से शुरू की थी तब तक से मुझे अपना ग्राफ बस यूं दिख रहा था, ऊपर जाता हुआ। बट अब ये जो एक फेज था मेरा, 2017 के एंड से लेकर के आप कह लो 2018 पूरा, उस टाइम पे मुझे अब सिर्फ वो स्टैग्नेंट ही नहीं दिख रहा था, बल्कि वो नीचे जाता हुआ भी दिख रहा था। और उसके भी कई कारण थे। पहला ये कि मैं उस समय कंटेंट बना नहीं पा रही थी। दूसरा ये कि जियो के पेनिट्रेशन की वजह से अब जो है ना, ऑडियंस काफी थे। और जियो के पेनिट्रेशन की वजह से अब मार्केट में प्लेयर्स भी काफ़ी थे। इनफैक्ट बहुत सारे प्लेयर्स जो आज की डेट में मार्केट में हैं, वो सभी, हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, उसके बाद वो सारे प्लेयर्स आए। बट वो जो दौर था ना, उस दौर में काफ़ी लोग ग्रो कर गए, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था उस टाइम पर। तो सब कुछ को मिलाते हुए उस टाइम पर मुझे दिख रहा था कि जो मेरा ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। बट बिकॉज ऑफ माई ओन रीजंस मैं उस समय पर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाई। ये जो टाइम आता है हम सभी के लाइफ में, ये एक बहुत 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 क्रिटिकल टाइम होता है। क्योंकि अक्सर ही जब अच्छा वक्त आता है तब तो सब कुछ फ्लावरी होता है, सब कुछ एकदम, मतलब वी आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बट जब ये खराब वाला टाइम आता है ना, बहुत बार हम इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड फील करते हैं कि आप कह लो कि दिमाग वगैरह भी काम करना बंद कर जाता है। तो कई बार लोग ऐसे स्टेट में डिसीजंस भी जो लेते हैं वो भी गलत ले लेते हैं। इतने ज़्यादा टूट चुके होते हैं कि उनका वापस से गेम में आना ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसा बहुत होता है सबके साथ। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो फ़ेज़ आता है लाइफ में, क्योंकि मैं उस फ़ेज़ से गुज़री हूँ, रोई भी हूँ, डिप्रेस भी हुई हूँ। लेकिन कहीं न कहीं अंदर ही अंदर मैं खुद से हमेशा ये कहती रही कि ये फ़ेज़ भी जाएगा। एंड आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी 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 क्रिटिकल रोल। तो मैं सभी को कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि ये आपके काम से रिलेटेड ही हो, इट कुड बी अबाउट एनीथिंग। बहुत बार हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, हेल्थ इश्यूज आ जाती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम जब आपके ऊपर आती है, और आप देखना ऐसा, मतलब शायद ये मिथ है, बट ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कभी कभी ना प्रॉब्लम आती है तो हर तरफ से बस प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं। ऐसा बहुत बार होता है। तो ऐसे टाइम पर काम, कंपोज्ड या बहुत ज्यादा धैर्य रखना एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। मतलब बोलना आसान है, बट इसको करना काफ़ी मुश्किल होता है। बट मुझे लगता है कि आप अगर अपने आप से ये एक सेंटेंस हमेशा दोहराते रहो कि ये फ़ेज़ भी पार होगा, तो क्या होता है कि आप वो जो अच्छा वाला टाइम जो आ रहा है ना, आप बार-बार खुद को कह रहे हो कि ये वाला टाइम आ रहा है। तो कहीं न कहीं आपका जो दिमाग है ना, वो उस अच्छे टाइम के बारे में सोच रहा है। तो कहीं न कहीं आप थोड़ा अच्छा फ़ील कर रहे हो, राइट? तो ये जो है ना, ये अपने आप से ही आपको कहीं न कहीं अंदर से एक स्ट्रेंथ देती है, एक पॉज़िटिविटी देती है फॉर द फ्यूचर। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं दैट हेल्प्ड मी।
वो बुरा फेज था, लेकिन मैं रुकी नहीं। 2019 में आई केम बैक। पहले मैं मतलब बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचा, समझा, काफी सारी चीजें प्लान करी, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि बस करना है तो फिर से आप वही कर रहे हो। अब आपने देखा है, राइट, यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज, कि मतलब अगर मान लो आपका ग्राफ ऐसा गया है, क्यों गया है, फिगर दैट आउट, फिक्स दैट एंड देन कम बैक, राइट। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। 2019 में मैं वापस आई, तो मुझे लगा दिस वाज अ गुड टाइम टू गो फॉर अ रीब्रांडिंग। तो हमने पूरी रीब्रांडिंग कर दी। एग्जाम फियर से हमने पूरा ब्रांड नेम चेंज कर दिया टू लर्नो हब, क्योंकि जैसा मैंने शुरू से बताया था कि हमारा गोल हमेशा से ये था कि क्वालिटी एजुकेशन सभी बच्चों के लिए। और क्वालिटी एजुकेशन मतलब इंडिया में लोग सोचते हैं फ्री का है मतलब बेकार ही होगा, ऐसा ही लोगों को लगता है। और इसीलिए हम अपने हर वीडियो के आखिरी में बोलते हैं लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। और उस बेस्ट को हम एक्चुअली बेस्ट पे रखते हैं, हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम उसको बेस्ट पे रखते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस मैंने रखा क्वालिटी पे, और इसी वजह से लर्नो हब लर्निंग सिंप्लीफाइड ये नाम हमारा नया नाम आया 2019 में। उसके बाद हमने जो हमारा जो पूरा प्रोडक्शन क्वालिटी था, क्योंकि जब शुरू किया था तब इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, तो एक बहुत ही बेसिक फॉर्मेट में वीडियोस बनते थे। वीडियोस हमारे पॉपुलर सिर्फ और सिर्फ इसलिए थे क्योंकि जो वीडियो का जो कंटेंट था उसमें काफ़ी दम था, एक्सप्लेनेशन में काफ़ी दम था, बच्चों को चीज़ें समझ में आती थी, इसलिए हमारे वीडियोस पॉपुलर थे। तो अब हमने क्या किया, हमने ओवरऑल पूरी प्रोडक्शन क्वालिटी को काफ़ी चेंज किया। हम लेकर आए वन शॉट वीडियोस, और रोशनी मैम के वन शॉट वीडियोस बच्चों को आज भी बहुत पसंद है। और आज भी मैं वही वन शॉट वीडियोस आज भी बनाती हूँ, क्योंकि आज भी बच्चे उन्हीं वीडियोस की डिमांड करते हैं। 2 साल 3 साल पहले बनी हुई वीडियोस आज भी बच्चे बड़े ही दिल से देखते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। तो इस तरीके से मैं वापस आई। जब मैं वापस आई, पूरा जी जान लगा के सब कुछ डाला, तो वापस से मुझे मेरा कर्व ऊपर जाते हुए दिखने ही लगा। तो इसीलिए लगे रहो, डटे रहो, गाड़ी चल पड़ेगी। लेकिन जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी कि अगर हमने ठोकर खाया है तो अब हमें आगे के लिए सावधान होना जरूरी है। पिछली बार जो ठोकर मैंने खाया था उसका एक मेजर रीजन ये था कि मेरे लिए टीम सिर्फ मैं थी। अगर मैं कंटेंट नहीं बना पाई तो कंटेंट नहीं जाएगा। तो इसलिए इस बार मैं डिटरमिन थी कि मुझे एक टीम बनाना है। आई वॉन्टेड टू बिल्ड अ टीम। तो यहाँ से एक नया दौर शुरू हुआ। करते करते 2021 में जाके हमने एक टीम बनाई। 1 से हम 30 बने। 30 लोगों की टीम बनी, जहाँ पर कई सारे नए चेहरे आए, नए टीचर्स आए, जो उसी जोश से, उसी जज्बे से सबने पढ़ाना शुरू किया चैनल पर। हमारा एक छोटा सा ऑफिस बना बैंगलोर में। तो ये सारी चीज़ें ना एक बहुत ही डिस्टेंट ड्रीम की तरह थी जब मैंने शुरुआत करी थी। आज हमारे साथ 30 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। हमारा जो ऐप है उस ऐप पर 5 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड्स है, जिसे हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे बच्चों ने ही हमारे बारे में दूसरों को बताया, तो बहुत सारे रिकॉग्निशंस भी हमारे ओर आने लगे। जैसे कि 2017 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हमें रिकॉग्नाइज किया फॉर क्रिएटिंग मोर देन 5700 वीडियो लेसन्स ऑन एजुकेशन एंड मेकिंग देम अवेलेबल फॉर फ्री टू ऑल द स्टूडेंट्स। इसी तरह से 2016 में मुझे भारत के माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुझे अवार्ड मिला फॉर माय कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो मैं एक और बार सबको यही कहूँगी कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे। मतलब आज भी हम जहाँ पर हैं वहाँ पर भी हमारे सामने चैलेंजेस हर दिन आते रहते हैं, बट दिक्कत तब आएगी जब हम उन चैलेंजेस को देखते हुए क्विट कर जाएं या रुक जाएं। दिक्कत तब है। अगर उन चैलेंजेस से घबरा के हम कोई दूसरा रास्ता निकाल ले उसी ड्रीम को अचीव करने का, तो हम जीत गए, है ना। तो इसीलिए चैलेंजेस से ना घबराते हुए मैं चाहूंगी कि सभी लोग अपने अंदर के उस हुनर को ढूंढे, अपने उस शौक को, अपने उस पैशन को, अपने उस इंटरेस्ट को ढूंढे। कोई भी ऐसा आइडिया, कोई भी ऐसा कुछ जो आपके दिमाग में है, जो आप काफी दिनों से करना चाहते हो, रुको मत, उसको आप कर डालो। और मैं मेरी पर्सनल फेवरेट इन 2 ब्यूटीफुल लाइंस के साथ ये खत्म करना चाहूंगी। हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देती है। हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देती है। छोटी टहनियों की क्या बात, हम तो बरगद को हिला देंगे। थैंक यू सो मच।
इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।